हेलो जी प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एमईसी का नेक्स्ट वीडियो। ठीक, तो रेडी है अपन लोग। लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस क्या कर लेते बेटा, एक बार उसको ब्रीफ कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, हमने बात की थी लॉरेंज फोर्स की। ये इससे भी पिछले वीडियो में हमने बात की थी लॉरेंज फोर्स की, कि एक मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में से पास होता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स आएगा। हमने लिखा था एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो फिर अपन ने यहाँ से अलग अलग केसेस बनाए थे कि एक मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है या किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर मूव कर रहा है, तो कभी उसका स्ट्रेट लाइन पाथ आया है, सर्कुलर पाथ आया है और साइक्लोइडिकल मतलब हेलिकल पाथ आया है। ठीक है ना, ये चीज़ अपन ने डिस्कस की थी। इसी को अपन ने काम में लेकर के लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रेट वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकाला था, एफ इक्वल्स टू बिल। याद आ रहा होगा, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था। कंडीशन उसमें ये थी कि वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा था। ठीक है ना, तो फोर्स आया था एफ इक्वल्स टू बिल, और थीटा एंगल पर रखेंगे तो वो बन जाएगा बिल साइन थीटा। तो यहाँ से फोर्स को अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। याद आ रहा है, एल क्रॉस बी याद आ रहा है। अब फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए दो तरीके अपने पास हुए। एक तो v क्रॉस बी से, मतलब f का पूरा एक्सप्रेशन q v क्रॉस बी, वहां से अपन फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड कर ले, या फिर i l क्रॉस बी। ठीक है, l वेक्टर इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में अपन को l वेक्टर लेना है। तो हमने कहा कि v वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा l वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। अब v क्रॉस बी से फोर्स का डायरेक्शन निकालो या l क्रॉस बी से फोर्स का डायरेक्शन निकालो, सेम आना है। बिल्कुल सही बात है। एक हमने राइट हैंड पाम रूल और डिस्कस किया था, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ठीक, वो रूल क्या कहता है कि आप राइट हैंड की फिंगर्स को फैला दो और फिंगर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपकी जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हथेली से जिस डायरेक्शन में धक्का लगा सकते हो, मतलब आप पाम से जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो ये राइट हैंड पाम रूल है। हालांकि फोर्स का डायरेक्शन अपन v क्रॉस बी एल क्रॉस बी से निकाल लेते हैं, पाम रूल की अपन को जरूरत नहीं होती, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना जरूरी रहता है। ठीक, खैर यहाँ तक की बात अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब थोड़ी सी आगे के पॉइंट पर अपन चर्चा करते हैं। टॉपिक को लेने से पहले बेटा दो तीन क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, जिससे जो सीखा है उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ भी अपन को क्लियर हो जाए। ठीक है, अपन ने इनफाइनाइट लेंथ के दो वायर्स के बीच में भी फोर्स निकाला था, याद आ रहा होगा आपको कि इनफाइनाइट लेंथ के दो वायर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों में से करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ फोर्स आया था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। यहाँ से अपन ने 1 एम्पियर का एक इंटरनेशनल डेफिनेशन बनाया था। ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो की ही आपको एक तरह से ब्रीफ करके बता रहा हूँ, सब कुछ पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक, अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि मान लो ये एक स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है। ठीक है भाई, मान लो ये तीनों ही वायर इनफाइनाइट लेंथ के हैं भाई, ये तीनों ही वायर इनफाइनाइट लेंथ के हैं, बहुत अच्छी बात है। इनफाइनाइट लेंथ के तीन वायर एक दूसरे के पैरेलल है। अब मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये ए है, और मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी ए है। ठीक है, अपन एक तरह से एक जनरल केस बना करके बात को, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको डील किस तरीके से करना है। ओके, मान लो ये वायर नंबर 1 है, ये अपना वायर नंबर 2 है और ये अपना वायर नंबर 3 है। ठीक है बेटा, मान लो इसमें करंट इस डायरेक्शन में I1 है, इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में I2 और इसमें जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में I3। हमने तीनों में करंट का डायरेक्शन सेम ले लिया। मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेना है, फिर आप करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर लेना, डिस्टेंस को चेंज कर लेना, इट हार्डली मैटर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप तो कॉन्सेप्ट समझ लेना। ठीक है साहब, अब मैंने आपसे कहा कि मान लो वायर नंबर 2 पर अपन को फोर्स कैलकुलेट करना है, वायर नंबर 2 पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, इस वायर पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक, अब आप सोच करके देखो कि इस पर नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा और वो फोर्स कितना आएगा। एक बार स्क्रीन को आप पॉज करो, पॉज करने के बाद में आप खुद सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर निकालो। जब पूरा आंसर आप निकाल लो तो उसके बाद में यहाँ सॉल्यूशन जो डिस्कस किया जा रहा है उसको देखो। अब देखो सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन ये कहता है कि साहब वायर नंबर 2 पर फोर्स कैलकुलेट करना है ना, तो पहले तो इस पर देखो कितने फोर्स लगेंगे, फिर ये देखो कि वो जो फोर्स लगेंगे वो कौन कौन से डायरेक्शन में लगेंगे, फिर ये देखो कि उन फोर्सेस के क्या क्या मैग्नीट्यूड आएंगे,
फिर उसके बाद में रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट किया जाएगा। ये तो स्टेप्स बनेंगे। अब जो वायर नंबर 2 है उस पर दो फोर्स आएंगे, एक तो 1 की वजह से फोर्स आएगा और एक 3 की वजह से फोर्स आएगा। सही कह रहा हूं? अब बेटा 1 की वजह से फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा? याद करो हमने डिस्कस किया था कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 1 और 2 की अगर अपन बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन में करंट है, सेम डायरेक्शन में करंट है तो 1 2 को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यूनिट लेंथ पर फोर्स कैलकुलेट करना है अपन को, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, F1 मान लो, इसको क्या माने, F21, 2 पर 1 की वजह से फोर्स, ऐसा मान लो। ओके, ऐसे ही अपन देखते हैं कि 3 की वजह से 2 पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा। अब 3 और 2 की बात करें तो इनमें भी सेम डायरेक्शन में करंट हो गया, तो 3 भी 2 को अट्रैक्ट करेगा, तो वो अट्रैक्शन का फोर्स राइट साइड में आ जाएगा, जिसको अपन कह देंगे F23, 2 पर 3 की वजह से फोर्स। ठीक, चलो साहब इतनी बात तो अपन को क्लियर हो गई कि दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन लिए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, हमने क्या लिखा था, dF अपॉन dl, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, ये लिया था ना बेटा। इसको अप्लाई करते हैं, F21 के लिए बात करते हैं। याद रखना ये F21 पूरे वायर पर फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। क्या लिखना पसंद करोगे? अपन लिखेंगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई d, का मतलब हो गया A। ठीक है, ऐसे ही अपन दूसरे फोर्स की बात करें तो लिखेंगे F23 इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 I3, चेक करते हुए चलना, अपॉन में 2 पाई A। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या आएगा भाई, या तो F21 माइनस F23 करेंगे या F23 माइनस F21 करेंगे। अच्छा, अभी हमको जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पर मालूम नहीं है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि जनरल बात चल रही है। मान लो F21 और F23 से ज़्यादा है, तो हम नेट फोर्स क्या बोलेंगे, हम नेट फोर्स बोलेंगे F21 माइनस F23, यही तो नेट फोर्स बोलेंगे। तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई A माइनस म्यू नॉट I2 I3 अपॉन 2 पाई A। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। हमने ऐसा मान लिया कि लेफ्ट साइड में जो फोर्स लगा है वो राइट साइड में लगने वाले फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं। आप उल्टा भी मान करके चल सकते हैं। खैर, ये कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब उसमें मैं टाइम नहीं लगा रहा। अब मान लो इसी क्वेश्चन में ये कहते थे कि साहब वायर नंबर 3 पर फोर्स कैलकुलेट करो। ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन निकाल करके सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है। हमसे कहते हैं वायर नंबर 3 पर फोर्स कैलकुलेट करो, तो अब उस पर बेटा जो दो फोर्स आएंगे वो 1 और 2 की वजह से आएंगे। ठीक है, 1 की वजह से अट्रैक्शन आएगा, 2 की वजह से भी अट्रैक्शन आएगा। तो 3 के लिए जब अपन फोर्स की बात करेंगे तो कहेंगे कि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए। ठीक, अब इन फोर्सेस के जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 की वजह से 3 पर फोर्स क्या बनेगा, ऑरली बात करता हूं मैं, म्यू नॉट I1 I3 और अपॉन में 2 पाई, डी की जगह 2 आ जाएगा। देख लो 1 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो ये हो जाएगा 1 की वजह से 3 पर फोर्स। ऐसे अपन 2 की वजह से भी 3 पर फोर्स लिख देंगे और दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो अपन को नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक, अब फिर इसमें एक सवाल और बना कि जब मान लो किसी एक वायर में करंट का डायरेक्शन अपन अपोजिट कर दें, जैसे मान लो वायर नंबर 2 है, इसमें करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दिया जाए और फिर हमसे कहें कि वायर नंबर 3 पर नेट फोर्स कैलकुलेट करो। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, बेसिक फंडा समझ लो। फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करना आना चाहिए, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना आना चाहिए और उसके बाद में रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अब I1 और I3 तो सेम डायरेक्शन में और I2 अपोजिट डायरेक्शन में, हमने कहा कि 3 पर फोर्स कैलकुलेट करो। ठीक साहब, तो 1 की वजह से जो 3 पर फोर्स आएगा वो अट्रैक्शन का आएगा, तो वो फोर्स तो इस डायरेक्शन में आ गया। और 2 की वजह से 3 पर जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्शन का आएगा या रिपल्शन का आएगा, रिपल्शन का आएगा, क्योंकि दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो रिपल्शन आएगा। रिपल्शन आएगा तो बेटा 2 की वजह से 3 पर जो फोर्स आएगा वो रिपल्शन का भी इस डायरेक्शन में आ गया। हाँ या ना बोलना पड़ेगा आपको। अब दोनों फोर्सेस के अपन मैग्नीट्यूड लिख ही लेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस अब अपन को होगा ही कि दोनों फोर्सेस के अपन मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, ये अपन ने 3 पैरेलल वायर का केस लिया। मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बने कि साहब ये इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है। अब इसमें मान लो करंट है I1
और इसमें जो करंट है वो है मान लो I2। अब ये करंट ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। ये जो लूप है इसका साइड A मान लो, और मान लो ये वाला जो साइड है ये वायर से A डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि वायर की वजह से लूप पर फोर्स कैलकुलेट करो, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बहुत सिंपल सा केस है, ठीक है। बस बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए, काम कैसे करना है वो अपन को समझ में आना चाहिए। वायर की वजह से लूप पर फोर्स कैलकुलेट करना है, क्या करे बेटा, मैंने कहा कि इस लूप को यार 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, मतलब 4 साइड्स में डिवाइड कर लो अलग अलग। हमने कह दिया कि एक तो ये है, ठीक है। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसको देखना करना कैसे, एक ही हो गया और एक ही हो गया और एक ही हो गया, ठीक है भाई। अब अपन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि वायर की वजह से इस साइड नंबर 1, ठीक है, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3 और साइड नंबर 4, हमने कहा यार वायर की वजह से साइड नंबर 1 पर फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो I1 और I2 सेम डायरेक्शन में, तो अट्रैक्शन का फोर्स आएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बोलो बात पक्की है, आ जाएगा। अब आप साइड नंबर 3 पर देखो, पहले एक बार 3 पर पहले देखो, वायर में जो करंट है वो ऊपर की तरफ है और 3 में जो करंट I2 है वो नीचे की तरफ है, तो दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अच्छा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा, तो रिपल्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है, ठीक। 2 के लिए अगर हम बात करें तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, थोड़ा सा सोच करके। पहले तो वायर की वजह से साइड नंबर 2 पर मैग्नेटिक फील्ड देखो आएगा किधर की तरफ, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, क्रॉस 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 आएगा। अब करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सोचो इस पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, L क्रॉस B करो, तो L हो गया करंट के डायरेक्शन में, B हो गया अंदर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो फोर्स आ गया ऊपर की तरफ। सही यस और नो, ये इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक। वायर नंबर 4 के लिए अगर अपन बात करेंगे तो यहां पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यस और नो। अब इस पर करंट इस डायरेक्शन में है, तो इस पर फोर्स किधर आ जाएगा, L क्रॉस B करेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में। मेरी बात समझ में तो आ रही है, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है। अभी क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बार बार अगर उन्हीं चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, रिपीटेडली उन्हीं चीज़ों को मैं अगर एक्सप्लेन करता रहूँगा तो आपके एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं चीज़ों को बताता हुआ चलूंगा, डेफिनेटली थोड़ा सा फास्ट भी लगेगा आपको, बट आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के चलना। और कोई चीज़ अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो आप उसको सोच करके देखना कि वो डायरेक्शन कैसे निकाला गया है, ठीक है, वो चीज़ कैसे सोची गई है। मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि रिपीटेडली उसी चीज़ को करते रहने का मतलब आपके एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो ये चारों साइड पर बेटा अपन को फोर्स का डायरेक्शन मिल गया। 1 पर फोर्स आ गया लेफ्ट में, 3 पर फोर्स आ गया राइट में, 2 पर फोर्स आ गया ऊपर की तरफ, 4 पर आ गया फोर्स नीचे की तरफ, ठीक। अब एक छोटे से कॉमन सेंस वाली बात है कि साहब 2 पर ऊपर फोर्स है और 4 पर नीचे फोर्स है, आपको क्या लगता है 2 और 4 पर जो फोर्स आएगा वो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा? लॉजिकली इस चीज को समझो तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? पहली बात तो बेटा ये बताओ कि ये जो साइड नंबर 2 है, क्या इसके सभी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है? वायर की वजह से, इस वायर की वजह से इस साइड के क्या सारे पोजीशंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है? नहीं आ रही। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है। क्यों? क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं उनका वायर से डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, तो सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि 2 के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरीके से वेरिएशन आ रहा है उसी तरीके का वेरिएशन 4 के अलोंग भी आ रहा है, इस साइड के अलोंग भी बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन है। बोलो है या नहीं है? जैसा 2 के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है, ऐसा ही 4 के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? जितना करंट 2 में है उतना ही करंट 4 में है, जितनी लेंथ 2 की है उतनी ही लेंथ 4 की है, तो जितना फोर्स 2 पर है उतना ही फोर्स 4 पर आएगा या नहीं आएगा? मुझे नहीं पता कि कितना फोर्स है, ना ही मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत। मैंने दोनों साइड के लिए सारी बातें एक जैसी बोल दी, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन एक जैसा, करंट की वैल्यू एक जैसी,
लेंथ एक जैसी तो फोर्स की वैल्यू एक जैसी, तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल। अब फोर्स बचता है F1 और F3, ठीक है। यूनिट लेंथ पर हम फोर्स कितना बोलते हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ठीक है साहब। अब वायर की वजह से 1 की पोजीशन पर अपन फोर्स कितना लिखेंगे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd का मतलब हो गया A। ये यूनिट लेंथ पर फोर्स आया, हमारी इसकी लेंथ कितनी है, इनटू में A कर देंगे, बोलो यस और नो। ये आ गया हमारा फोर्स F1। इज दैट क्लियर। इसी तरह से 3 पर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। वहां पर अपन यूनिट लेंथ पर फोर्स कितना बोलेंगे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और इनटू में A कर देंगे, ये अपने पास में आ जाएगा F3। इज दैट क्लियर। बस इन दोनों का रिजल्ट निकालना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। कहानी कुछ समझ में आई या नहीं आई कि इस तरीके की चीज़ों को कैसे डील करना है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस क्वेश्चंस में बनती हैं, चाहे बोर्ड की बात करो, नीट की, जेई की बात करो, इस तरीके की सिचुएशंस बनती है, तो सिचुएशंस को डील करना हमें आना चाहिए, ठीक है। 100% क्लियर हो गई ये बात। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। टॉपिक क्या है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। हेडिंग को और बड़ा कर सकते थे, एक्चुअल में हेडिंग क्या है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हेडिंग का मतलब क्या हुआ कि साहब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, समझना इसको बहुत अच्छे तरीके से कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, हमको उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लिया कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बढ़िया टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखना और समझना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक। एक जनरल केस हमने कुछ ऐसे बनाया कि हमारा जो रेक्टेंगुलर लूप है वो हमारा रेक्टेंगुलर लूप कुछ इस तरीके से रखा हुआ है साहब, हमने इसको नाम दे दिया है PQRS, ठीक है। सिचुएशन को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड तो स्क्रीन के प्लेन में है, राइट साइड में, समझ रहे हो, और जो ये लूप है ना ये थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, मतलब लूप का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में ये एंगल थीटा है, लूप के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब लूप में मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, ये ऐसे, एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज आई, ठीक। हमने लूप की लेंथ को L मान लिया और इसकी जो विड्थ आ रही है ना इसको B मान लिया। पहले तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है, सही बात है। फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर टॉर्क की बात करेंगे। अब फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जैसे अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अलग अलग साइड ले लो, 4 साइड हैं, हर एक साइड पर अलग अलग फोर्स कैलकुलेट कर लो, फिर उनका रिजल्ट निकाल लेंगे। PQ के लिए अगर हम बात करें, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की बात करें तो फोर्स का एक्सप्रेशन हम क्या लिखते हैं, करंट कैरिंग वायर पर हम लिखते हैं बिल साइन थीटा, लिखते हैं ना, F इक्वल्स टू बिल साइन थीटा। PQ की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स लिखेंगे F1 मान लिया इस फोर्स को, BIL साइन। अब L और B के बीच में एंगल चेक करो, L हो गया करंट के डायरेक्शन में, मतलब L आ गया इस डायरेक्शन में, और B हो गया इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा आ गया, तो आ गया साइन थीटा, ठीक। अब फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, यहाँ थोड़ा सा इमेजिन करके चलना है बेटा चीज़ों को अच्छी तरह से। L वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को फैला करके B वेक्टर की तरफ फिंगर्स को मोड़ो। L वेक्टर हो गया टेढ़ा ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ, और B वेक्टर हो गया राइट साइड में, तो L की तरफ रख करके B की तरफ अगर राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओगे तो थंब नीचे के डायरेक्शन में आएगा, क्या मतलब फोर्स नीचे के डायरेक्शन में आएगा। ये फोर्स आ गया अपना F1।
दैट इज बिल साइन थीटा। बोलो बात क्लियर। अच्छा, सेकंड साइड से पहले आर एस पर बात कर लेते हैं हम। आर एस मतलब ऊपर वाली साइड पर अगर अपन बात करें, फोर्स कह दिया F3। अब इसके लिए एल वेक्टर किधर हो गया बेटा, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसके लिए एल वेक्टर कुछ ऐसे आया और बी वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा। अब ये गड़बड़ मत करना, थीटा नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। तो हम F3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी आई एल साइन 180 माइनस थीटा, मतलब F3 इक्वल्स टू बिल साइन थीटा। यस और नो, ठीक है। ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, एल की तरफ फिंगर्स को रख करके बी की तरफ मोड़ो, क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल, एल की तरफ रख करके बी की तरफ मोड़ेंगे तो थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो ये आ गया हमारा F3 ऊपर के डायरेक्शन में। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हमने लिया QR। QR के लिए अगर हम बात करें तो फोर्स F2 इक्वल्स टू बी आई, इसका एल कितना है, स्मॉल बी, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, साइन। अब एंगल चेक करो, इसके लिए अब एल वेक्टर किधर हो गया, करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो एल वेक्टर ऊपर हो गया, बी वेक्टर ऐसे राइट साइड में हो गया। चेक करो एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आ गया साइन 90 डिग्री, हाँ या ना। तो हमने बोला बेटा F2 इक्वल्स टू बी आई बी और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, एल वेक्टर ऊपर की तरफ, बी वेक्टर राइट साइड में, हम एल क्रॉस बी करेंगे भाई, एल की तरफ फिंगर्स को रखो, ट्राई करो, एल वेक्टर ऊपर की तरफ, बी वेक्टर राइट साइड में, तो एल की तरफ फिंगर्स को रख करके बी की तरफ करेंगे तो थंब किधर आएगा, स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आ रहा होगा, जिसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखाना चाहूंगा, स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ F2। अभी इसका ऊपर वाला व्यू भी देखेंगे, घबराना मत। तो फोर्स कितना आ गया, बी आई बी और ऐसे कुछ अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम SP के लिए अगर बात करें, SP के लिए बात करेंगे तो फोर्स F4 इक्वल्स टू बी आई बी साइन, अब एल वेक्टर नीचे की तरफ क्योंकि करंट नीचे जा रहा है, बी राइट साइड में हो गया, तो एंगल 90 डिग्री आ गया, एंगल 90 डिग्री आ गया। फोर्स कितना आ गया, बी आई बी, ये फोर्स F4, ठीक है। इसका डायरेक्शन ले तो एल वेक्टर हो गया नीचे की तरफ, अब राइट हैंड की फिंगर्स को नीचे की तरफ रखो और बी वेक्टर मतलब राइट साइड में जो बी वेक्टर है उसकी तरफ ऐसे कर्ल करो, तो थंब देखो किधर की तरफ आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब जो F2 का डायरेक्शन है उसके अपोजिट ऐसे स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ अपन को F4 मिला, ठीक है बेटा। मतलब इस रेक्टेंगुलर लूप को अगर हम ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखें तो हमको रेक्टेंगुलर लूप की ऊपर वाली साइड नजर आएगी। इमेजिन करना पड़ेगा भाई कि रेक्टेंगुलर लूप को अगर हम बिल्कुल ऊपर से देखें, लूप के ऊपर खड़े होकर के देखें, तो हमको उसकी ये साइड नजर आएगी, कौन सी, SR। और जो हमको F2 और F4 नजर आएंगे वो इस तरह से नजर आएंगे कि F2 इधर की तरफ है और F4 इधर की तरफ है। बोलो आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। अब अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो साहब F1 और F3 इक्वल अपोजिट, देखो F1 और F3 इक्वल है, यहां देखो डायरेक्शन अपोजिट, खत्म हो गया। ऐसे ही F2 F4 को चेक करो, इक्वल अपोजिट है क्या, F2 और F4 इक्वल अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो कि एक करंट कैरिंग क्लोज लूप को, अब मैं रेक्टेंगुलर भी नहीं बोल रहा, एक करंट कैरिंग क्लोज लूप अगर है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स 0 मिलेगा। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा, 0। अब टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क किससे पैदा होता है बेटा, फोर्स का जो कपल बनता है उससे पैदा होता है। F1 और F3 दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन के अलोंग लग रहा है, तो क्या F1 और F3 से कोई टॉर्क पैदा होगा, नहीं होगा। F1 F3 से कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। F2 और F4 की अगर अपन बात करें, जैसे ये टॉप व्यू बनाया हमने, मैं लिख भी देता हूँ, ये टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू को अगर अपन देखें तो क्या कहते हैं, F2 और F4 की वजह से एक टॉर्क पैदा होगा क्योंकि F4 का लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा, और सॉरी F2 का, और F4 का लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा। अब टॉर्क को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है
कि अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट हो तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये टॉर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला काम में लिया जाता है जब अपन एक डाइपोल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। अब F2 का लाइन ऑफ एक्शन ये और F4 का लाइन ऑफ एक्शन ये, तो दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अच्छा SR ये वाला लेंथ कितना है अपना, L है, और ये एंगल अपना कितना आ रहा है, थीटा। तो हम टॉर्क क्या लिखेंगे, F2 और F4 दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड लिख लो, तो कितना मिला, BIB इंटू लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। तो टो इक्वल्स टू BIB, x को कितना लिखेंगे बेटा, x को लिखेंगे L cos थीटा, सही कह रहा हूं, L cos थीटा। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस x आ गया, ये एंगल हमारा थीटा आ गया, तो x अपॉन L, ठीक है। तो x अपॉन L इक्वल्स टू cos थीटा, तो x को लिख दिया L cos थीटा। तो टो इक्वल्स टू BILB cos थीटा, ओके। तो टो इक्वल्स टू BI, LB को नाम क्या देंगे, LB को नाम देंगे A, एरिया, एरिया है ना लूप का, और कोस थीटा, ठीक है। अब मान लो इस लूप में n टर्न्स होते, n राउंड घूमे होते, तो n से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, खैर वो कोई खास बात नहीं है। हमने इसको लिखा टो इक्वल्स टू IAB cos थीटा। IA को हम लिखते हैं कैपिटल M, तो टो इक्वल्स टू MB cos थीटा, टो इक्वल्स टू MB cos थीटा, वेयर M इक्वल्स टू IA और M को हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब ये कुछ ऐसी कहानी है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट पढ़ते थे ना, ऐसे ही ये मैग्नेटिक मोमेंट है। इस पर आगे डिटेल में चर्चा की जाएगी कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है। अभी के लिए हमने याद रखा कि एक करंट कैरिंग लूप के लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो I इंटू ए करना है। I हो गया उसमें से पास होने वाला करंट और A हो गया उसका एरिया, तो ये आ गया हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग में आता है कि साहब टो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट आपने कहा सर जैसे डाइपोल मोमेंट ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी था, क्या मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, यस ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो टो भी वेक्टर हो गया, M भी वेक्टर हो गया और B भी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब सोचने वाला पॉइंट क्या है, समझना इस बात को ध्यान से कि हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, टो वेक्टर, M पर भी वेक्टर और B पर भी वेक्टर। अब इनके बीच में डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं, देखो जो कोस थीटा दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से तो यहाँ पर डॉट आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर बेटा डॉट लगता है तो फिर ये वेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो तो स्केलर आएगा। कंफ्यूजन समझ में आ रहा है कि भाई कोस थीटा को देख करके तो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए और डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से जो रिजल्ट आए वो स्केलर आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट हमारा वेक्टर आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो M वेक्टर है उसका डायरेक्शन सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या हमने ऐसा कहा है कि M और B के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है कुछ बच्चों के दिमाग में कि M और B के बीच में एंगल थीटा है। कहीं अगर मैंने किसी सिचुएशन में AB cos थीटा लिखा तो क्या जरूरी है कि थीटा A और B के बीच का ही एंगल हो, जरूरी तो नहीं है ना कि थीटा A और B के बीच का ही एंगल हो। ऐसे ही यहां पर थीटा M और B के बीच का एंगल नहीं है, थीटा M और B के बीच का एंगल नहीं है। तो पहले हम ये सीखें कि M वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो ये सर्कुलर लूप है, ये हमारा सर्कुलर लूप है और इसमें ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है बेटा। तो अब इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें भी हम राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं। ये राइट हैंड थंब रूल अपन यहाँ पर कई बार काम में लेते हैं, बट कंफ्यूज मत हो ना, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम में ले रहे हैं। अब करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हो कि साहब
करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर दो। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दो। जो थंब होगा दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे ही आप करंट कैरिंग वायर के या लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते थे। तो सिंपली यहाँ पर भी आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। रूल ये कहता है कि करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को मोड़ो और थंब आपको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देगा। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट साहब किधर की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब अपन डॉट लगा देंगे। ठीक है, हमारा जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस केस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है, उस केस में जरा हम एक बार देखें कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे आएगा। ठीक है, इसमें करंट हमारे लूप में इस तरीके से करंट का फ्लो चल रहा है। अब करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, लूप को ऊपर से देखेंगे तो लूप ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, अभी जो मैंने राइट हैंड थंब रूल आपको मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन के लिए बताया, उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे निकल करके आएगा भाई? सोचो, आप खुद सोचो इस बात को। एम वेक्टर इधर की तरफ आया, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं हम, बी वेक्टर इधर की तरफ आया, हमने ये एंगल थीटा लिया, तो एम और बी के बीच में थीटा नहीं है बेटा, एम और बी के बीच में तो अल्फा है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहां से ऐसा लिखना सरासर गलत है, ऐसा लिखना सरासर गलत है। हम अब इसको किस तरह से लिखेंगे देखो, टो इक्वल्स टू एम बी कोस। अब थीटा प्लस अल्फा, यहां अगर हम चेक करें तो 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा बना। हम लिखेंगे टो इक्वल्स टू एम बी कोस, थीटा को हमने लिखा 90 माइनस अल्फा, तो ये बन गया टो इक्वल्स टू एम बी साइन अल्फा। अब क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हो। अब आप कह सकते हो एम और बी के बीच में अल्फा एंगल है, तो अब अपन लिख सकते हैं टो इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। ठीक है, तो एक बहुत पते की बात मैंने आपको बताई है, कभी भी ब्लाइंडली ऐसे मत चलो कि आपने देखा अच्छा ए बी कोस थीटा है तो साहब ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। फर्स्ट यू विल हैव टू कंफर्म कि क्या थीटा ए और बी के बीच में एंगल है। अगर ए और बी के बीच में एंगल है तो ये ठीक है, ये चलेगा, लेकिन अगर थीटा ए और बी के बीच में एंगल नहीं है तो ये मत लिखो। वही चीज यहां देखनी है, एम और बी के बीच में थीटा है क्या, नहीं है, तो फिर डॉट प्रोडक्ट मत लिखो। हमने थीटा को अल्फा की फॉर्म में लिखा तो अब ये एम बी साइन अल्फा आया। अब हम कह सकते हैं एम और बी के बीच में अल्फा एंगल है तो ठीक है, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो टो इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। ये एक इंपॉर्टेंट बात, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को। क्लियर? तो इस तरह से अपन एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो नेट फोर्स तो जीरो आएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप एक करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, कोई सा भी लूप हो, एक करंट कैरिंग लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और किसी भी एंगल पर रखोगे तो उस पर जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी जीरो। ये भाई हमने प्रूव कर दिया। इन फ्यूचर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो डायरेक्ट आप नेट फोर्स को जीरो कर सकते हो। फिर अपन ने टॉर्क कैलकुलेट किया तो टो इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा या एम बी साइन अल्फा आया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी आया, जहां पर एम है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट विच इज इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। बोल बेटा, यहां तक की बात अपन को क्लियर है? 100% तरीके से, गारंटेड तरीके से, बिल्कुल सही वाले तरीके से, पक्की वाली बात है। क्या समझू, बात समझ में आई है या नहीं आई है? कहीं पर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो आई कैन अंडरस्टैंड। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो दैट विल बी रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और टॉर्क और वॉट एवर। डायरेक्शन से रिलेटेड ही कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, तो थोड़ा सा चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बोला कि भाई इमेजिन करो, 3D वाली थोड़ी सी कहानी आ रही है। तो जहाँ भी मैं बोलूँ ना कि साहब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वाला राइट हैंड थंब रूल लगा दो, तो वहां पर आप उसको, जब उस चीज को देख रहे हो आप स्क्रीन पर, जब मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, उस टाइम पर आप प्रैक्टिकली अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देखा करो और फिर चेक किया करो कि सर जो डायरेक्शन बता रहे हैं वास्तव में वो डायरेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। कंफर्म मान लो, केवल सुनने से बात समझ में नहीं आएगी। कंफर्म मान लो ये बात, केवल सुनने से बात समझ में नहीं आएगी। मैंने बोला इसका डायरेक्शन निकालना है, राइट हैंड थंब रूल लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल लगा दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, या राइट हैंड थंब रूल लगा दो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। मैं आपसे कहता हूं कि करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को मोड़ दो, तो आप प्रैक्टिकली जब तक उस चीज़ को साथ के साथ नहीं करके देखोगे
तब तक आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। क्लियर नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो कहीं भी अगर डायरेक्शन को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक बार अच्छी तरह से रिवाइंड करके चीज़ों को देख लेना बेटा, अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझ लेना। बाकी कहीं भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम अगर किसी भी तरह की रहेगी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, बट आप एक बार अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे लगाओ। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि भाई ये चीज़ें हमको बार बार रिपीटेडली एक्सप्लेन की जाए। क्यों की जाए? अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उस चीज़ को बोलूँगा ना कि भाई ये है तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो आप सोचो उस चीज़ को कि भाई फोर्स का डायरेक्शन आया तो ये आएगा कि नहीं आएगा। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि हमको बार बार फोर्स का डायरेक्शन निकालना, बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ। जितने कम एफर्ट्स आपके होंगे ना उतना कम समझ में आएगा। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने लेवल पर चीज़ों को ट्राई करके देखना है कि साहब ये डायरेक्शन हमको बताया गया, एक बार चेक तो करके देखें आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने तो बता दिया, ठीक है, मे बी मैं झूठ बोल रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। तो आप खुद उस चीज़ को चेक करके देखो ना कि यार इस रूल के हिसाब से अगर अपन ये डायरेक्शन लेते हैं तो आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आपको खुद को वो डायरेक्शन मिल जाएगा प्रैक्टिकली, राइट एंड थंब रूल या जो भी रूल है वो रूल अप्लाई करने से प्रैक्टिकली आपको खुद को जब वो डायरेक्शन मिल जाएगा तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ वी आर गेटिंग द थिंग्स। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? सब लोग जितने भी देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं इस बात को, तो अच्छे तरीके से चीज़ों को अपने लेवल पर ट्राई किया करो, ठीक है ना। मैंने मतलब ऑब्जर्व क्या किया है चीज़ों को कि बच्चा क्या करता है, एक बार सर मेरे को समझ में नहीं आया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया कोई परेशानी नहीं है, सेकंड टाइम भी आप ट्राई करके देखो, अच्छी तरह से खुद उसको वापस से चला करके देखो कि यार इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या बात ऐसी बोली गई है जो मेरा मिस हो गया, ये कौन सी बात बोली गई जो मेरे को समझ नहीं है। एक बार दोबारा सुन करके देखते हैं या एक बार दोबारा इसको देखते हैं। इसमें कहा कि साहब ये ऐसा ऐसा करो, हम उसको करके देखते हैं, करके देखते तो वो डायरेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, आ गया। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीसरी बार अगर वो आप खुद निकालोगे तो फिर आपको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यार देखो अब अपन ने खुद ने निकाल दिया। और जब एक बार आपने खुद ने निकाल दिया ना भाई साहब, तो फिर तो नहीं रुकने वाले आप, फिर तो तय है कि वो चीज़ 100% आपको क्लियर हो गई। अब तो आगे आप उसको आराम से खुद निकाल सकते हो। इसलिए जितना खुद ट्राई करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी आपकी हेल्प करने के लिए हम हमेशा मौजूद हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू सून, बाय।